बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम अपना चैप्टर नंबर 25.3 एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसके मैंने आपको पहला, दूसरा और पांचवा क्वेश्चन करवा दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास है जी तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन बचा है सिर्फ। ठीक है, अब बेटा पहले मैं चाहूँगी कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा दूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 समझना ज़रा आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सॉरी। ठीक है, अच्छा जी, वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कोड्स। कोड क्या होती है? सर्कल की बाउंड्री को मिलाने वाली दो नहीं मतलब 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन। ठीक है जी, आपने क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है दो पैरेलल कोड्स का ऑफ लेंथ अल्फा एंड बीटा इन अ सर्कल। लेंथ अल्फा और बीटा की दो आपके पास पैरेलल कोड्स हैं और आपको रेडियस उसका देता है वो आर। पहले पार्ट में वो कहता है अल्फा जो है आपके पास 6 सेंटीमीटर है, बीटा 8 सेंटीमीटर है और आर जो है आपके पास वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, तो देख लेते हैं कि पैरेलल कोड्स होती क्या हैं। ठीक है, पहले की देख लेते हैं कि पैरेलल कोड्स होती क्या हैं, उसके बाद हम इस सवाल का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एक मिनट रुकिए ज़रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ठीक, अब बेटा पैरेलल कोड्स क्या होती हैं मैं यहाँ बना रही हूँ, क्योंकि मैं ये इस तरफ वाला हिस्सा ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करती और उस तरफ पे मैं आगे जा नहीं सकती, बिकॉज फिर मेरा चेहरा आ जाता है। ठीक है, तो इस तरफ मैं क्या कर रही हूँ, डायग्राम बना रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा नीडेड नहीं है, लेकिन बस यूँ ही आपको बता दिया। ठीक है, एक वो आपको कोड बताता है, कहता है दो पैरेलल कोड्स हैं। ठीक है, और दोनों पैरेलल, एक जो है उसका जो वो ये अल्फा है कोड। ठीक है, वो पॉइंट्स नहीं बता रहा ये वाले कौन से, ये वाले उसका नाम बता रहा है सिर्फ कोड का। तो ये है 6 सेंटीमीटर की। ठीक है जी, और एक और कोड है आपके पास जो इसके पैरेलल है और ये है 8 सेंटीमीटर की, और ये बीटा है। ऑब्वियसली अगर सर्कल है तो उसका कोई ओरिजिन भी होगा, और ओरिजिन से जो रेडियस है आर वो आपको देता है 5 सेंटीमीटर। ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 की बात कर रही हूँ। ठीक है, जब आप सेकंड पार्ट करोगे तो ऑब्वियसली जो चीज़ें आपको आप चेंज कर लोगे। ठीक है, अच्छा बेटा अब आपने क्या करना है, पहले सबसे क्या करोगे, आप लिख लो कि गिवन और जो आपके पास गिवन है वो कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। अगर आप चाहो तो आप इनको नाम भी दे सकते हो ABCD। ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो अल्फ़ा बीटा से भी उनको लिख सकते हो। ठीक है जी, तो आप कह दो कि गिवन दैट अल्फ़ा एंड बीटा से आर पैरेलल टू ईच। ठीक है जी, तो अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारे लिए पैरेलल है। आप लेट कर लो क्योंकि सेंटर उसने दिया नहीं है, लेट द सेंटर भी, अगर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो ये लाइन लिखोगे। ठीक है, अब बेटा आप ये किस तरह निकाल सकते हो, जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर आपने पहला स्टेप क्या करना है कि इन दोनों कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस लिख लो सिर्फ। ठीक है, अब यूँ समझो कि जो कोड ए अल्फा वाली कोड है उसका जो डिस्टेंस है इससे सेंटर ओ से, उसको समझ लो m। 90 डिग्री के एंगल पे हम डिस्टेंस ना मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस 90 डिग्री के एंगल पे हुआ करता है, और जब आप 90 डिग्री का एंगल डालोगे तो ये इसके
परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर होने के साथ साथ ये क्या करेगा, इस जो कॉर्ड है ए बी को आप लिख लो करके, ठीक है, ए बी और इसको कह दो सी डी, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए बी और सी डी लिखोगे, ठीक है जी। आप लिखेंगे ए बी एंड सी डी, ठीक है। यहाँ पे लिखो लेट, क्योंकि अब आप नाम खुद से लेट कर रहे हो, उसने अल्फा बीटा खुद दिया था अलग से, अब आपको लेट कर रहे हो आप, लेट ए बी एंड सी डी बी पैरेलल कॉर्ड्स इन अ सर्कल। जो वो कह रहा है कि कॉर्ड्स हैं, तो आपने उसको नाम दे दिया क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ रही है आगे मिड पॉइंट्स की, ठीक है। अच्छा जी, अब एम है इसका ए बी का मिड पॉइंट, ठीक है। आप क्या लिखो, अच्छा मैंने एक चीज़ देखी आपके बेटा उसमें, कि उसमें मतलब रीज़न्स और जो हैं वो अलग अलग लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने आपको चूँकि बस एक्सप्लेन किया तो आप उसको लिख लीजिएगा ना। रीज़न्स बहुत आसान से होती हैं, हर लाइन के आपने रीज़न लिखने की जी कहाँ से आई, तो मैंने आपको हर चीज़ की रीज़न साथ साथ ही दे दी थी, तो नीचे लिखने की बजाय आप साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी अब मैं थोड़ा सा आगे लिखूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, यहाँ पे लिखोगे प्रूफ, तो लिखोगे यहाँ लिखो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर O to A B and C D are O M and O N रिस्पेक्टिवली। ये देखिए अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं इतनी ज़्यादा स्पेस जो है उसको मैनेज करूँ, तो आपको ये चीज़ें अब देखो कुछ ना कुछ सुन के लिखनी पड़ेंगी और कुछ ना कुछ आपको देख के लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि चूँकि मैं वो वाला बोर्ड उस वाला हिस्सा इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। बल्कि ये तो समझ गए हो ना, डायग्राम तो समझ गए, इस तरफ कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मज़े की बात है कि अभी भी विजिबल, चलो ये फिर अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि चंद चीज़ें आपको ऊपर से भी लेनी पड़ सकती हैं, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर ओ या ओरिजिन ओ भी लिख सकते हो टू ए बी एंड सी डी आर ओ एम एंड ओ एन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हो जाएगा, चलो ठीक है जी। अब इसकी जो आगे आप वो दोगे एक्सप्लेनेशन, वो आप मतलब एक्सप्लेनेशन क्या है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ओ एम एंड ओ एन, ठीक है। अभी हमने ड्रॉ किया है खुद ही, ठीक है, तो परपेंडिकुलर्स बनाने, बल्कि सॉरी मैंने आपको ओ एन बना के ही नहीं दिखाया, तो ओ एन जो है ब्लैक से बनाना चाहिए क्योंकि हमने ब्लैक से कोड ली थी, तो ये इसका डिस्टेंस है, ठीक है, सही है। अब एक चीज़ क्या लिख सकते हो, एम क्या है, इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और एन क्या है, मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ठीक है जी। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अब इसका रीज़न जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है, जब सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया गया तो वो दो हिस्सों में काट देती है। क्या लिखोगे, यही लिखो ओ एम एंड ओ एन, ठीक है। एक मिनट रुकिए, अच्छा जी, आर परपेंडिकुलर टू ओ एम एंड ओ एन आर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डी, ठीक है, मैं आगे नहीं हो सकती। अच्छा जी, ठीक है, आपने ये इसका रीज़न लिख देना है, ये रीज़न्स वाला बेटा बॉक्स है, ठीक है।
अब आपने लिखना है कि जी एम जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है और एन जो है वो मिड पॉइंट ऑफ सी डी है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, ये वाला निकालना चाहते हैं हम एम और एन के दरमियान। ठीक है, मैं यहाँ एन लिखती हूँ, ये पॉइंट है एन। ठीक है, देख पा रहे हो? अगर तो देख नहीं पा रहे, मैं दोबारा आइडेंटिफाई करती हूँ, मैं इसे हिला भी नहीं सकती। अच्छा, ये देखिए बेटा, ऊपर वाला जो है ना, ये इसका मिड पॉइंट वो एम है, और नीचे जो बी के दरमियान में जहाँ ये बी, ये वाली लाइन ब्लैक वाली टकरा रही है, तो वो क्या है, वो है एन। ठीक है, मैंने एन लिख दिया है वहाँ पे। अच्छा जी, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। कौन सा? एम और एन के दरमियान का। ठीक है, क्या निकालना चाहते हैं हम? एम और एन के दरमियान का डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि बेटा उसने खुद कहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स अल्फा एंड बीटा। तो हमने क्या फाइंड करना है, उसने हमें क्या फाइंड करने को दिया है? बेसिकली उसने हमें एम एन फाइंड करने को दिया है। ये जो काम हम कर रहे थे एम और एन वाला, वो भी हमने इसीलिए किया है क्योंकि बेटा पैरेलल कॉर्ड्स के दरमियान का हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब मैं आपको कैसे समझाऊँ? अच्छा, मैं बड़ा करके बनाती हूँ। ठीक है, जूम करते हैं, हम मैनुअली जूम करते हैं चीज़ों को। ये बेटा कोड है ए बी। ठीक है, कहाँ गया? चलिए, ये कोड है सी डी। हमने खुद इनको ए बी सी डी नाम दिया, ये अल्फ़ा थी और ये बीटा थी। ठीक है जी, इसके ऊपर जब सेंटर से इसको मिलाया हमने, तो ये एम था इसका मिड पॉइंट। ठीक है, और इसका जो सेंटर से इसको मिलाया तो इसका एन था मिड पॉइंट। अब हम ये जिसको मैं रेड से मार्क करने लगी हूँ, ये वाला फासला निकालना चाहते हैं। उसने कहा है कि दो पैरेलल कॉर्ड्स के दरमियान फासला निकालिए। इतनी सारी बहस करने के बाद जो सबसे कारामद चीज़ है वो क्या है? कॉर्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, जब आपस में कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही होती है तो उसमें उसके लिए आपने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। ठीक है, वो कॉर्ड इंटरसेक्ट फॉर्मूला होता है। अब कॉर्ड डिस्टेंस फॉर्मूला किस में लगता है? जब आपस में जब पैरेलल होती है। ठीक है, फॉर एनी कॉर्ड ऑफ लेंथ एल इन अ सर्कल। ठीक है, अगर कोई भी कॉर्ड है उसके अंदर लेंथ जो है उसकी एल है, और जो सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस है वो आर है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस कॉर्ड और इस आर के दरमियान में, उसको एक फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे लिखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सर्कल, डी इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है आर स्क्वायर, ये सॉरी छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल ओवर 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्या है? फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉर्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, आपने क्या लिखना है यहाँ पे? कॉर्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आप क्या करोगे? अब आपने ओ एम का और ओ एन का कॉर्ड्स का डिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक है, मैं ये मिटा रही हूँ ऊपर वाला हिस्सा। ये फॉर्मूला लगा के आपने कॉर्ड का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अल्फा को मैं डी अल्फा से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, या फिर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड मतलब डी अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा? आर क्या था आपके पास? 5 का स्क्वायर लिखोगे, अंडर रूट है, और लेंथ ऑफ अल्फा कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सवाल बेटा मुझे ये लगता है कि जो मतलब आपकी बुक का ऑब्वियसली अलग तरीका है और हमारा शायद अलग तरीका है, लेकिन ये सवालों की तरह के सवाल है, ये प्रूफ्स नहीं है, ये थ्योरम्स की तरह के नहीं है, तो इसके आगे रीजंस लिखने नहीं चाहिए। वैसे तो मतलब रीजन साथ साथ ही देने चाहिए। वो एक सवाल जिस तरह पिछले मैंने लेक्चर में सारे सवाल दिए, उस तरह से ज़्यादा एक अप्रोप्रिएट वो अप्रोच है, बेहतर अप्रोच है वो। लेकिन अब आपका चूँकि इस तरह वो टेबल्स बना के देता है, तो आप भी इस तरह कर सकते हो उसको। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या हुआ है,
आपने इसको लिखना है 5 स्क्वायर माइनस L, इसका क्या है 6/2 और सारे का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या निकल आएगा आपका ए बी का डिस्टेंस किससे, सेंटर से। ठीक है, तो ये क्या आएगा 25 और 6 का स्क्वायर, ये 6/2 सॉरी 9, इसको डिवाइड कर दो ना, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9। ठीक है जी, और दूसरी कॉर्ड के लिए डी बीटा निकालो, क्या आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 8/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 16 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे, ऊपर वाला आ रहा है 16 अंडर रूट और ये आ रहा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो है ये आ रहा है आपके पास 9 और ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब है ये जो ग्रीन वाला फासला जो लाइन ड्रॉ की थी, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली नहीं, इसका सेंटर ओ तक जो फासला था वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। और ये मज़े की बात आपको बताऊं, ये वाजे था क्योंकि कॉर्ड ए भी छोटी थी, मैंने इसीलिए उसको ऊपर लिया था। ठीक है, कॉर्ड ए भी छोटी थी ना, तो उसका फासला सेंटर से ज़्यादा आना था, और जो कॉर्ड बी सी डी है, ठीक है, उसका फासला सेंटर से कितना है 3 सेंटीमीटर है। बहुत वाज़ेह सवाल। ठीक है, इससे तो आगे कुछ नहीं हो सकता। अब क्या करोगे, दोनों के दरमियान का फासला निकालना है, तो दोनों के दरमियान का फासला क्या हुआ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों के दरमियान का फासला क्या हुआ 1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब लिख लो कि यहाँ पे लिख दो कि सो द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा, वापस आ जाते हैं अल्फा और बीटा के ऊपर, इज डी बीटा, क्योंकि सॉरी डी अल्फा, क्योंकि अल्फा डिस्टेंस हमने नेगेटिव में नहीं लेना होता, डी अल्फा माइनस डी बीटा, तो इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा डी अल्फा माइनस डी बीटा, आपके पास आ जाएगा जी 4 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस ये सवाल हमारा हल हो गया है। अब आपने क्या करना है, सारा का सारा सवाल उसी तरह से, ठीक है, और बस उसमें आपने यहाँ पे ये जब आपके पास वैल्यू अलग होगी, ये वाली वैल्यू आपके पास अलग होगी और ये वाली वैल्यू आपके पास अलग होगी, यानी रेडियस आपको अगर उसने 7 दिया हुआ है तो आपने यहाँ 7 पुट कर देना दोनों जगह। ठीक है, यहाँ अगर आपने उसने आपको 3 दिया है, यहाँ 5 दिया है, तो आपने वही पुट करके एज इट इज़ आंसर निकाल देना है। ठीक है, अच्छा जी, अब बेटा चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुकिए, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ऐसे ही है बिल्कुल। अब ये बेटा नोटिस कर लीजिए ये बात कि ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, मैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल कॉर्ड्स वाले सवाल की बात कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ मैं लिखना भूल गई, शायद मैंने गलती से बोला भी एक दफ़ा इसको, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो हमने किया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ अल्फा एंड बीटा इन अ सर्कल ऑफ द फॉलोइंग सर्कल ऑफ रेडियस आर, और फॉलोइंग वैल्यूज़ अल्फा बीटा और आर की वैल्यूज़ दी हुई हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आपने कौन सा वाला सवाल करना है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, अब हमने करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है जी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ लेंथ अल्फा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर फॉर द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड आर। ठीक है, 2 कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं ऑफ लेंथ अल्फा। ठीक है जी, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स कौन सी कॉर्ड्स होती हैं, जिनकी लेंथ बराबर होती है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 ही लिखना है यहाँ पे। मिटाने का मकसद ये था कि आप समझ जाओ बात को। ठीक है जी, अब बेटे वो क्या कहता है, वो कहता है जी 2 कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं, दोनों सेम होते हैं,
बस उनकी पोजीशन चेंज होती है। इसी तरह कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स की जब बात होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स थोड़ी डिफरेंट चीज़ है। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स की जो बात है वो ये कि सेम लेंथ की दो कॉर्ड्स लेकिन उनकी पोजीशन थोड़ी सी, मतलब पोजीशन उनकी अलग है, ठीक है। एक ही सर्कल में दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स लेकिन उनकी पोजीशन देखिए। अब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि ये छोटी लाइन है ना, तो इसकी लेंथ सिर्फ बराबर होनी चाहिए, इसलिए वो आपको एक कॉर्ड की सिर्फ अल्फ़ा, इसकी अगर लेंथ अल्फ़ा है तो इसकी भी अल्फ़ा है, और इस पर कोई वो नहीं है, इसके एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। अब ये छोटी है वैसे, लेकिन बस कंसेप्ट समझिए, ठीक है। चलो शाबाश, ठीक है। वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ लेंथ अल्फ़ा इन अ सर्कल वेयर वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड आर गिवन। तो क्या करना है आपने, अल्फ़ा आपको देता है जी 7 सेंटीमीटर, और आपको साथ में देता है जो, कहाँ चला गया, आर है, वो क्या दिया उसने, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन गुम हो गया। अच्छा ठीक है, आर देता है 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं, ठीक है जी। कॉर्ड लेंथ अल्फा इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और रेडियस आर लिख लो इसको 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर है। अब आपने बेटा फाइंड क्या करना है, मुझे दोबारा देखने दीजिए एक दफ़ा, सवाल ही भूल जाते हैं कभी कभी। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, ठीक है, दोनों दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। ठीक है, आप पहला आपका स्टेप क्या होगा कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करोगे सेंटर से एक कॉर्ड का, ठीक है। आप क्या करोगे, एक कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड करोगे सेंटर तक, ठीक है। और इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो कॉर्ड होगी, जैसे अब देखिए हम, ठीक है, इस कॉर्ड की बात करते लेते हैं और यहाँ सेंटर है। अगर आप डिस्टेंस परपेंडिकुलर डालोगे करोगे तो ये हाफ में डिवाइड हो जाएगी। अब आपके पास देखिए एक राइट ट्रायंगल बन जाती है अगर आप इस रेडियस को यूज़ करते हैं। पहले भी हम ये काम कर चुके हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के दरमियान और रेडियस के दरमियान क्या बन जाती है, एक ट्रायंगल बन जाती है आपके पास। तो उसके लिए आप क्या करते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जो आप निकालने के लिए क्या करोगे, एक फॉर्मूला लगाते हो। उसमें क्या होता है कि मेरा ख्याल है, ठीक है, ये देखिए L/2 का स्क्वायर, ये उसी डिस्टेंस फॉर्मूला से डिड्यूस्ड है तकरीबन, ठीक है, R², ठीक है। ये यूँ समझिए कि जो वो था ना, वो एक फॉर्मूला था डिस्टेंस का, और ये उसकी कोरोलरी है, ठीक है। ये वो करवाने का मकसद इसलिए था क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी, मतलब पूरी एक लॉजिक थी कि जी कहाँ से डिस्टेंस निकल रहा है, किस तरह हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे वो, वहाँ पे क्या था, R² माइनस ये पूरी टर्म थी, और ऊपर अंडर रूट था डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। अब आपको ये वाला फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। एक मिनट रुको ज़रा, मेरा ख्याल है फिर इसमें डिस्टेंस से निकालना है, तो फिर हम इसको डिस्टेंस इस तरफ रख लेते हैं। नहीं, ठीक है, ये क्रॉलर नहीं यूज़ होगी, वही यूज़ करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, मेरे खुदा इट वाज सो ऑब्वियस, मेरे जहन से बात मतलब स्किप हो गई। सही बात है भाई, ये निकालेंगे ना, डिस्टेंस से निकालना है, निकाल तो डिस्टेंस से रहे, ये वाला क्रॉलर भी नहीं लगेगी। खैर है, सेम वैल्यूज़ निकलनी थी दोनों से, ठीक है। -R² का अंडर रूट 7/2 का स्क्वायर माइनस R², तो ये 6 का स्क्वायर, 49/, चलो कर लेते हैं, 49/4
4 माइनस 36 अंडर रूट। ठीक है, ये क्या बनेगा, 4 और 36 को मल्टीप्लाई करें, 36 का 24 2 मिनट रुकिए, तो गड़बड़ हो रही है, बड़ी वैल्यू बन रही है यहाँ पे। ठीक है, 49/4 माइनस 36, कहाँ गलती कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, फॉर्मूला देख लो तो दोबारा। ठीक है, क्या था फॉर्मूला, मैंने जब मेरे जहन में क्रॉलरी आई, मेरे जहन से फॉर्मूले की तरतीब गायब हो गई। ठीक है, तो क्या था बेटा, आर स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर, क्योंकि जो मैंने अभी 10 मिनट भी नहीं हुए जब मैंने फॉर्मूला यूज़ किया ना, समटाइम्स इंसान का जो माइंड है ना वो कुछ और सोचने में, मतलब जहन कहीं और चला जाता है, कि मैं कुछ और सोचने लग गई थी। क्योंकि बेटा मैंने आपको बीइंग ऑनेस्ट ही सवाल मैंने पहले किए हुए नहीं हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये चीज़ें मतलब स्पॉन्टेनियसली मेरे जहन में आ जाती है। मैं सिर्फ एक दफ़ा देख लेती हूँ सवाल इस तरह के, तो वो अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है जी, अच्छा अब हम क्या कर रहे थे, दोबारा से गलती अपनी सुधार लेते हैं फटाफट से। तो बेटा 36 पता क्या हुआ था, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करके तो 144 आ रहा था। 144 तो माइनस और माइनस का अंडर रूट तो आयोटा में चला जाता, तो मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ख्याल तो आ गया था कि आर स्क्वायर पीछे होगा, लेकिन मैंने सोचा एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ। फिर भी मेरे जहन में नहीं आया कि भाई आर स्क्वायर ही है। मैंने फिर अपनी जो सलाहियत है उस पर शक करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, अच्छा बेटा अब डायरेक्टली चलती हूँ उसी स्टेप पे। आपका जब आर स्क्वायर निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा 144/4 माइनस 49/4 अंडर रूट। ठीक है जी, जहाँ से मैंने गलती की थी वो ये स्टेप था। 144 में से 49 निकालना है, 95। ठीक है, 95/4 आपके पास वैल्यू आ रही है डी की, और साथ में अंडर रूट, तो आप बस इसको अब ले सकते हो अंडर रूट 95/, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से 4.87 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, आपने क्या करना है, दो कॉर्ड्स के दरमियान में आपने फॉर्मूला निकालना है, और जो दो कॉर्ड्स होती हैं कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स होती हैं, वो क्या होती हैं, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर होती हैं, सॉरी ठीक है, लेंथ भी उनकी सेम होती है और वो उनका ना फासला भी सेंटर से सेम होता है। बेटा ये ना अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि सर्कल हर तरफ से एक जैसा ही है। अब नोटिस कीजिएगा एक बात, तो ये मुझे लगा कि अंडरस्टूड सी बात है, इसलिए शायद मैंने वहाँ जिक्र नहीं किया। जब हम पढ़ा करते थे भी कहते थे ये बात बताने वाली तो नहीं थी लेकिन देखिए सर्कल सारा एक जैसा है ना, तो आप समझिए आपके पास दो स्टिक्स हैं, आप उनको अंदर फिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी ख़ास पॉइंट पे ही फिट कर सकते हैं। अब यहाँ से उठा के स्टिक को आप यहाँ फिट कर दें, वो एक ख़ास अपने वो उसी ख़ास मतलब पॉइंट्स पे टकराएगी। बहुत मुश्किल है बताना, समटाइम्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाट यू आर थिंकिंग, तो फिर भी लेट्स स्टार्ट। ये बेटा कोड है, ये इन दो खास पॉइंट्स पे टकरा रही है। ठीक है, इसको उठाना है, कहीं और लगाना है। मैं चाहती हूँ मैं इस ये कोशिश करते हैं कि ये उतनी है। ठीक है, चलो, और देखो मज़े की बात है, ये पॉइंटर जितनी है, ठीक है, एक पॉइंटर जितनी, मैं चाहती हूँ कि ये इधर और इधर लगा दूँ, नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ लगेगी और
ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस कॉर्ड का और इस कॉर्ड का जो फासला है, कि जहाँ मैंने लगाई थी, मैं पॉइंटर जहाँ मैंने रखा था, जहाँ पूरा आया था वहाँ लगाया ना, तो ये इसकी ये वाला फासला और ये वाला फासला बराबर हो जाएंगे। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स की डेफिनेशन में ये चीज़ ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होती है कि दो जब कॉर्ड्स आपस में लेंथ जो उनके बराबर है तो उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो बराबर होगा। इतनी बहस का मकसद ये था कि आपको ये बात समझ आ जाए कि ये बात अंडरस्टूड क्यों है। ठीक है जी। अब आपके पास डिस्टेंस आ गया 4.87 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं क्या कि अगर कॉर्ड्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो क्या होंगी, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो जो जो उनके दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो दोनों का ट्वाइस होगा। यानी इतना देखिए, अभी हमने जो 4.8 सेंटीमीटर 87 सेंटीमीटर निकाला, वो ये वाला हिस्सा निकाला ना, अभी वाला 4.87, दोनों इक्वी डिस्टेंट है। इक्वल डिस्टेंस में जितना ये है उतना ही ये है। तो अब आपने क्या निकालना था, दोनों कॉर्ड्स का आपस में डिस्टेंस। ठीक है ना, दोनों कॉर्ड्स का आपस में डिस्टेंस निकालना है। तो किस तरह निकालोगे, 4.87 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक स्टेटमेंट लिखिए, इफ द कॉर्ड्स आर नहीं सॉरी गिवन दैट द कॉर्ड्स आर given that the chords are congruent, ये साइन लगाओ, दिस implies, एक दफा ऊपर लाइन लिखना, given that the chords are congruent, ये साइन लगाइए। अगली लाइन में वो लिखिए, this implies तो हो गया, chords are equidistant from the center, chords are equidistant from the center, the distance between them is simply twice this perpendicular distance। उसके बाद आप लिखोगे जी वीडियो पीछे जाके दोबारा सुन सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2d। ठीक, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4.87 जो भी आपने निकाला था, तो ये 8 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सॉरी 9.75 आ रहा है इसका आंसर, मैंने देखा था। चलिए ठीक है जी, ये आपका जो एक चैप्टर है रिगार्डिंग थ्योरम्स ये भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, अब बेटा फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, चूँकि ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है और कल चूँकि मेरा पेपर है तो अब मैं शायद मज़ीद अभी लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर सकती, लेकिन वैसे मेरा इरादा है इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 27 है उसकी एक एक्सरसाइज है 27.1। मेरी कोशिश होगी पूरी इंशाल्लाह कि मैं उसको भी रिकॉर्ड कर लूँ। वो बहुत थोड़ा सा मुश्किल ट्रिकी सा चैप्टर है, मैं फिर भी चाह रही हूँ कि उसको ना रिकॉर्ड कर लूँ एक दफ़ा, ताकि जी जो थोड़े बहुत थ्योरम्स वाले चैप्टर्स हैं वो एक तरफ हो जाएं। और फिर आपने इनको मेरी बात मानिएगा, एक ये जो थ्योरम्स वाले चैप्टर्स हैं ना, इनकी सिर्फ आपने करनी है एक्सरसाइजेस। ठीक है, आप अगर एग्जांपल्स करना चाहते हो कर सकते हो, बहुत आसान होती हैं एग्जांपल्स ना, जब आप एक्सरसाइज कर लोगे तो एग्जांपल्स तो आपके सामने की हुई हैं। ठीक है, और मज़े की बात ये है कि आपके करने का कुछ भी नहीं है इसके अंदर, थ्योरम्स के अंदर ना। थ्योरम्स में मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है बेटा, इन कुछ हैं, एक आध सवाल, कुछ चंद सवाल इसके हैं और चंद सवाल उसके, बस सवाल इसी तरह के हैं ना, मतलब सिर्फ लेंथ बदलेगी और रेडियस बदलेगा, बाकी तो कोई फ़र्क नहीं है ना। सवाल किस तरह से करना है ये तो आपको आ गया। अब बेटा थ्योरम से रिलेटेड आपके पास क्या काम है, क्या आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, जब आप थ्योरी वाले काम करते हैं ना, उसमें होता है जी एक सवाल आ गया, सेकंड सवाल में कुछ उसी तरह का आ गया, तो वो लामहला वो रिपीट हो रहा होता है बार बार। यानी एक सवाल में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक एक्सरसाइज में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी, फैक्टराइज करना सीखा,
अगली वाले में आपने उनको डिवाइड किया, कुछ किया, 4 वाली आ गई, उसको रिड्यूस किया आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, फिर आप उसको फैक्टराइज भी करते हो लास्ट में एक्स और वाई को निकालने के लिए। तो वो जो आपकी पिछली एक्सरसाइजेज थी जिसमें आपने उनको फैक्टराइज करना सीखा था, वो भी क्या हो जाती हैं, रिवाइज हो जाती हैं। लेकिन थ्योरम्स इज़ समथिंग डिफरेंट, जिसमें एक थ्योरम है, आप एक क्वेश्चन करोगे, द अदर क्वेश्चन इज़ इंटायरली डिफरेंट, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो आपको क्या होता है, यू मे नॉट गेट अ चांस टू रिवाइज दैट अगेन। इसलिए आपने थ्योरम्स में 4-5 होते हैं ज़्यादातर एक एक्सरसाइज में, आपने बार बार इनको रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि अब सिलेक्शन का मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि आपने मुझे शायद अभी तक नहीं बताया, आज 13 है, ठीक है, और मैं अपने लास्ट लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अब मतलब मैं सिलेक्शन की तरफ नहीं जा रही, सिलेक्टिव टॉपिक्स तो नहीं हो रहे, ठीक है। अब मैं मतलब कोशिश मेरी यही होगी कि सारे करवा दूँ। तो बस फिर जो एक्सरसाइजेज आपके रिड्यूस सिलेबस में हैं, कोशिश करते हैं कि सारी कर सकें, लेकिन बाकी जितनी हो सकी अच्छी बात है, ठीक है। तो 25 भी आपका हो गया है। आप भी मसरूफ़ हैं। तो मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ चैप्टर नंबर स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर पूरा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद एक 24 है शायद, मेरा ख्याल 24 से मैंने स्टार्ट किया, 24, 25, ठीक है। ये 2 चैप्टर्स भी थ्योरम वाले भी कवर हो चुके हैं। और उसके बाद मेरा इरादा है 27.1 का एक लेक्चर रिकॉर्ड करने का, ठीक है जी। ये लेक्चर्स देखिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जिस दिन आपको फारिग वक्त मिले, यानी आपको लगे कि जी मेरे सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, अब अगर आप यहाँ तक पहुँच गए 25.3 लेक्चर तक, मेरा ख्याल है ये वाले लेक्चर्स पहले अपलोड हो रहे होंगे, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर है ना, वो उनकी वीडियोस थोड़ी सी मसला कर रही हैं। तो ये शायद अगर लेक्चर्स पहले अपलोड हो रहे हैं, तो जब अगर आप यहाँ पहुँच चुकी हैं, तो चैप्टर नंबर 24 का मुझे टेस्ट दे लीजिए किसी दिन, ठीक है। मैसेज कर दीजिएगा जब आप कर चुके, और 25.3 का भी, ठीक है। कुछ छोटे छोटे हैं, चंद सवाल हैं, 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएंगे, और फिर आप टेस्ट दे लीजिए उनमें से। और मैं भी ऑब्वियसली चेंज तो कुछ करना नहीं है, तो मैं भी आपको एक्सरसाइज में से उसके क्वेश्चंस दे दूँगी। तो डोंट बी रिलेक्टेंट कि इसके पेपर हो रहे हैं तो मैंने टेस्ट नहीं देने। नो बेटा, देखिए मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि जी मैं बहुत जी मुश्किलात से गुज़र रही हूँ और मैंने पता नहीं बहुत ज़्यादा ना जबर किया हुआ है अपने ऊपर, ऐसा नहीं है। समहाउ ऐसा है भी, लेकिन देखिए बेटा, कोई भी काम आसान नहीं होता, ठीक है। अब देखिए मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मुझे पता था कि मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने बच्ची को पढ़ाना है, ठीक है। बाकी बच्चों के साथ भी मेरा यही रवैया है, उनको भी मैंने काम असाइन किए हैं, उनको भी मैंने एक्स्ट्रा वक्त दे दे के चीज़ें पढ़ाई हैं, ठीक है। वो याद करते रहेंगे, वो देखते रहेंगे, बाद में मेरे सारे बच्चे मुझे टेस्ट देते रहेंगे, ठीक है। वो कि वो फिज़िकल है, उनको ऑनलाइन का उनको ये भी बेचारों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती कि उनको वीडियोस बना बना के दे दी जाए, ठीक है उनको। लेकिन बच्चों को मैंने एक एक दिन में, जो मैं 10-10 MCQ या 10-10 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 मॉडल पेपर कोई चीज़ तरह की करवाती थी, वो मैंने एक एक दिन में 70-70 करवाए हैं बच्चों को, ठीक है। मैं आपसे कहने का ये मकसद है कि देखिए आउटिंग अपनी जगह, ये सारी चीज़ें अपनी जगह, कि जी ये मसला है, ये मसला है, हम ये नहीं, हम ये कर रहे हैं तो हम पढ़ नहीं सकते। नो बेटा, इट इज़ नॉट अ थिंग, ठीक है। देखिए मेरे पेपर्स हैं, मुझे मेरे बहुत ज़रूरी है कि मैं तैयारी करूँ, ठीक है, जाहिर सी बात है ना। और मेरे लिए बहुत मुश्किल है वीडियोस रिकॉर्ड करना। शायद मैंने आपको बताया होगा कि मुझे नज़र नहीं आता, तो मैंने सामने शीशा रखा हुआ है। तो ये देखिए आप कि भाई एक तरफ मैं सामने शीशे में देख रही हूँ, एक तरफ मुझे मोबाइल का ख्याल है जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, दूसरी तरफ मुझे बोर्ड मैनेज करना पड़ रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, फिर सामने मेरा लैपटॉप है जिस पे मैं आपके क्वेश्चंस देख रही होती हूँ, जिस पे आपकी बुक खुली हुई है, ठीक है। वो ज़रा सा मेरा हाथ लगता है, वो कहीं की कहीं चली जाती है, आपकी जो PDF है, ज़रा नीचे करती हूँ उसको, वो आगे चला जाता है। तो बेटा ये सारे बहाने हो सकते थे मेरे पास, जी मुझे तो वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करनी आती,
ठीक है, पहला तो ये बहाना था, जहन में आता है ना, जैसे आपको आपका जहन ना बेटा आपको हमेशा बहाने देगा। विनर्स आर दोज जो उन बहानों को रद्द कर देते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं। मैं अपनी बात करती हूँ तो ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है कि जो जिसे वो ना किया जाए, लेकिन एक थोड़ी सी स्टूडेंट्स अक्सर अपने टीचर्स को एडमायर करते हैं, तो मैं इसलिए ये बात बताती हूँ। मैं खुद नहीं समझती कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, ठीक है, हमसे बड़े बड़े लोग काम करें, ठीक है, मैं अपनी बड़ाई बयान करने के उसमें बिल्कुल अल्लाह माफ़ करे इस तरह का मेरा जहन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मसाइल हल किए जाते हैं, ठीक है। अब मैं ये सोचूं कि जी मेरे तो पेपर है, मुझसे तैयारी नहीं हो रही, तो मैं बच्ची को पढ़ाने को रहने देती हूँ, नहीं, ज़िम्मेदारी आपकी ज़िम्मेदारी होती है। अब मैं ये सोचूं कि जी मुझे तो वीडियोज़, मैंने कभी वीडियोज़ नहीं रिकॉर्ड की, मैंने तो सिर्फ हमेशा जूम पे लेक्चर्स लिए, तो मैं रहने देती हूँ, नहीं, वीडियोज़ रिकॉर्ड की जा सकती है। अब जी स्टोरेज का मसला आ रहा है, वो अपलोड नहीं की जा सकती हैं उसके ऊपर, तो कुछ रहने देते, नहीं भाई, अगर स्टोरेज उधर मसला आ रहा है तो कहीं और अपलोड करने का सोचो, चलो ठीक है यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करें, उधर के भी थोड़े बहुत मसाइल थे, टैकल किए। सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है जी वीडियो रिकॉर्ड कैसे करनी है, नज़र नहीं आ रहा, फ्रंट कैमरे से करते हैं तो मिरर इमेजेस आती हैं, बच्ची कैसे देखेगी, ठीक है, सामने मैं देख नहीं सकती, कैमरा देखूंगी या लिखूंगी, पढ़ाऊंगी, क्या करूंगी, बहुत टेंशन चाहिए पढ़ाने के लिए ना। पढ़ना आसान है बहुत, हमारे टीचर्स हमें कहा करते थे पढ़ना बहुत आसान है, पढ़ाना मतलब पढ़ाना तो वो कह रही है कहते हैं पढ़ाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक आपके पास जिम्मेदारी होती है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, ज़ाहिर है आप फोकस्ड होंगे तो बच्चों को समझ आएगी ना कोई चीज़। अब जी फोकस ही नहीं हो, समझ नहीं आ रहा, कैमरा बीच बीच में ब्लर हो जाता है किसी वजह से, फिर सामने शीशा रखा, फिर कभी उसको देखना है, तो ये, लेकिन एक खूबसूरती है, आपको ना खुशी होती है अंदर से, यार ये मैंने किया है, तो आई रियली वॉन्ट यू टू फील दैट प्राउड इन योर सेल्फ कि भाई मैं तो इतनी देर स्कूल भी नहीं गई, फिर मैंने लास्ट पे जाके मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट की, फिर मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ किया, मैंने इतनी जल्दी से सिलेबस कवर कर लिया, और फिर आप सोचेंगी कि मैं तो इंटरनेशनल टूर पे भी चली गई थी पेपर्स के बिल्कुल करीब, और फिर भी मैंने ये चीज़ें की, और इंशाल्लाह यू गेट गुड ग्रेड्स, और फिर आप कहें जी मैंने फिर भी इतने अच्छे नंबर ले लिए थे, तो जो अपने आप को शाबाशी देने वाला सिलसिला है ना, वो भी एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपने अपने आप को शाबाशी भी देनी है कि जी ये मैंने अच्छा काम किया, ठीक है। तो साथ साथ टेस्ट भी अपने तैयार करते जाएं, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। आपने अपनी पहली प्रायोरिटी सेट कर लेनी कि जी अगर आपने पढ़ना है तो अच्छी तरह पढ़ना है। हमारे एक मैथमेटिक्स के टीचर होते थे, ये बात करके सिर्फ लेक्चर ख़त्म करते हैं, हमारे एक मैथमेटिक्स के टीचर हुआ करते थे एफएससी में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वो हमें कहते थे कि अगर तो आपने पढ़ना है ना तो ऐसा पढ़ो कि दुनिया देखे, कि लोगों को पता चले कि भाई ये पढ़ता है, अगर तो पढ़ना है, और अगर नहीं पढ़ना ना तो इतने निकम्मे बनो, फिर लाइफ एंजॉय करो। सर कहते थे मीडियोकर्स की कोई लाइफ नहीं होती, जो दरमियाने तबके के लोग होते हैं, लोग मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी कोई लाइफ नहीं होती, वो बेचारे पढ़ने में भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ना वो लाइफ एंजॉय कर पाते हैं ना वो पढ़ पाते, ठीक है। अगर तो पढ़ना है ना तो फिर हर मतलब अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना लो पढ़ाई को, और मैंने ये लाइफ में देखा अपना भी, वाकई अगर आप मीडियोकर होते हैं ना तो आप वाकई कुछ नहीं कर पा रहे होते, ना आप लाइफ एंजॉय करते हैं और ना आप पढ़ाई को एंजॉय करते हैं, ना कर पाते हैं ढंग से, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ाई को सोच लेते हैं तो फिर पढ़ाई हो जाती है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, मेरा टॉप था फर्स्ट ईयर में एंड आई गॉट गोल्ड मेडल, ठीक है। तो मैंने सोचा नहीं था मैट्रिक तक ये बताने का बेटा, सिर्फ एक मतलब एक इंसान को थोड़ा कुछ देखिए, हमारे टीचर्स ने भी हमें इसी तरह मोटिवेट किया था। मैंने मैट्रिक तक कभी नहीं सोचा, 8th क्लास तक आई वॉज वेरी, मुझे कोई परवाह नहीं थी, ठीक है, मैं बहुत लाव वाली थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी, मैं बढ़ती नहीं थी बिल्कुल भी। 9th क्लास में थोड़ा सा शऊर बेदार हुआ कि नहीं जी पढ़ना चाहिए, बेइज्जती होती रहती है, बेइज्जती से बचने के लिए चलो जी पढ़ना शुरू कर दिया। 10th क्लास में गोट रियली गुड मार्क्स, ठीक है, 89%। उस वक्त मेरे हमारे हिसाब से बहुत अच्छे हुआ करते थे, इतने मार्क्स उनके आते नहीं थे,
मैं इतनी पुरानी भी नहीं हूँ वैसे, लेकिन थोड़ी पुरानी हूँ, ठीक है। तो 89% मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स थे, कभी नहीं सोचा था आएंगे, ठीक है। उसके बाद जी जब फर्स्ट ईयर में हमारे यही टीचर थे, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, उन्होंने बहुत हमें, मैथमेटिक्स के टीचर थे, ठीक है वो भी। तो वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स, ऑब्वियसली दैट्स वाई आई चोज़ मैथमेटिक्स, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स में हो गया था। तो उन्होंने कहा जी कि जो आपने पढ़ना है, मैंने उन 2 सालों में यकीन कीजिए अपने चाचू के अलावा किसी की शादी अटेंड नहीं की, और सिर्फ 5 दिन थे, और ईद वाले दिन भी शाम को मैं किताबें खोल के पढ़ने बैठ जाया करती थी। और मैं अब सोचती हूँ, मैं कहती हूँ यार इतना जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आती थी, तो वो टीचर्स से आती है, ठीक है। तो ये टीचर्स का काम होता है आपको वक्तन फ़वक्तन मोटिवेट भी करते रहें, ताकि बच्चे जो है ना फिर वो सही काम करते रहते हैं, ठीक है। चले जी, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी में और ज़िंदगी के हर मैदान में बहुत ज़्यादा कामयाब करें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड करती हूँ इंशाल्लाह, तो फिर देख लीजिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।